चाह रहा था किशोर जी, जो तमाम चीज़ें करण जी आप बता रहे हैं कि इसको सुनकर आपका कार्यकर्ता भी नाराज़ होता होगा, जनता में भी नाराज़गी होगी, क्योंकि वोट परसेंटेज आपका इस बार बढ़ा है लगभग 3.5 से 4%। लेकिन क्या वजह है कि आपके जो सिटिंग विधायक हैं वो भी बीजेपी के मुरीद नज़र आ रहे हैं? चुनाव के पहले भी कुछ लोग नज़र आ रहे थे, इस बार तो हरीश धामी जी ने मुख्यमंत्री जी को ऑफर कर दिया कि हमारी सीट से चुनाव लड़ जाइए। तो क्या ये एक चुनौती है, आपको बीजेपी से ज़्यादा ज़रूरत है लड़ने की अपने लोग जो भाजपा के मुरीद हैं, और हो सकता है मौका मिलने पर कुछ नया कदम उठा लें? जब चुनाव आता है या चुनाव के बाद की जो घटना होती है, 1-2 महीने एक टेम्परेरी फेज चलता है फ्रस्ट्रेशन का, नाराज़गी का, वो हर पार्टी में होता है। बीजेपी में भी कई गुट हैं, अजय भट्ट जी का अपना गुट है, निशंक जी का अपना गुट है, अब धामी जी का एक नया गुट हो रहा, तो ये तो परिवार में चलता है, जहाँ बर्तन होंगे वो आपस में टकराएंगे। और मैंने आपसे कहा था कि ऑल इज़ वेल। आज आप देखिए, कल हमने एक कॉल की थी, कोई विधानसभा ऐसी पूरे उत्तराखंड में नहीं मिलेगी जहां सत्याग्रह नहीं हुआ। कांग्रेस यूनाइटेड है, यूनाइटेड रहेगी, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। फिर चंपावत में क्या हुआ? जो मुख्य चुनाव हुआ उसमें लगभग 4000 का अंतर था, लेकिन पूरे 4000 वोट भी नहीं मिल पाए उपचुनाव में। 92% मिले मुख्यमंत्री को वोट, और लगभग 5% निर्मला जी को। उन्होंने साफ तौर से कहा कि संगठन ने सपोर्ट नहीं किया। आपने बिल्कुल सही बात कहा। नहीं, उन्होंने अपना बाद में एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने इस बात को डिनाई किया कि उनके शब्द ये नहीं थे, एक अखबार ने जरूर ये छापा। लेकिन एक चीज़ में ज़रूर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, रामपुर में क्या हुआ परसों? कई ऐसे बूथ हैं जिनमें 4000 का वोटिंग होना था, और वहाँ 15 वोट, 8 वोट, 7 वोट पड़े। इसको सारी आवाम जानता है कि क्या चल रहा है इस देश में। उसी तरीके से चंपावत में जिसने भी ये जीत डिज़ाइन की, थोड़ा गलतियाँ कर गया। क्या 2 घंटे के अंदर या 2.25 घंटे के अंदर काउंटिंग संभव है? मशीनें उतनी ही हैं, वोट इतना ही है, काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद उस मशीन का टेबुलेशन होता है, लिखा जाता है, उसमें कम से कम 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। ये सामान्य जीत नहीं है। जिसने डिज़ाइन किया उसने गलतियां कर दी। 1 बजे बहुत गर्मी थी उन दिनों, 1 बजे से 3 बजे तक भीड़ नहीं थी, लाइट जाती है, एक भी सीसी से टीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। सुबह से हमारी कैंडिडेट चिल्ला रही कि 50% से ज़्यादा बूथों में हमारे जो एजेंट्स हैं उनको अंदर नहीं बैठने दिया, उनको भगा दिया। क्यों कार्रवाई नहीं की डीएम ने? और जो सीसी कैमरे बंद हुए उसका जवाब देगी बीजेपी कि 1 बजे से 3 बजे के बीच में सीसी कैमरे बंद किया, उसी समय सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई, जिस समय दोपहर में लोगों के भोजन का समय है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बात खाली कहना नहीं, क्योंकि हम हार गए, हमने हार को स्वीकार किया, लेकिन जिस तरीके से जीत को डिज़ाइन किया गया उसने गलती की है, और ये आने वाले समय में इतिहास में ये चीज़ें आएंगी। लेकिन ये बात कह देना कि जीत डिज़ाइन कर दी गई, तो आप कितना भी संघर्ष करें सड़क पर, सदन में, अगर जीत डिज़ाइन हो रही तो उसको रोकने का भी तरीका आप ही को निकालना पड़ेगा। वरना अगर जीत वाकई डिज़ाइन हो रही है तो फिर कैसे 2024 और 2027 में आप कांग्रेस को उबारेंगे? विपक्षी दल लगातार इस चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो ईवीएम का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो। लेकिन हम चौथे स्तंभ से भी इस बारे में चाहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें करें जैसे बीबीसी ने एक देश में की थी। बीबीसी ने एक देश के नागरिकों के कहने पे उस देश में मॉक पोल कराया ठीक चुनाव के बाद, और जो नतीजे निकले वो सबकी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। वो जो रिजल्ट्स आए थे उसके बिल्कुल विपरीत थे। उस देश ने उसको स्वीकार करते हुए, क्योंकि वहाँ नेतृत्व ऐसा नहीं था जैसा हिंदुस्तान में, उन लोगों ने वापस, वो लोग बैलेट की ओर को आए और आज वहाँ बैलेट से चुनाव हो रहा है। लेकिन जब एक सवाल इसी को लेकर पूछा जाता है कि जहाँ आप लोग जीतते, आप लोगों ने प्रचंड जीत छत्तीसगढ़ में हासिल की थी, मतलब इतनी बड़ी जीत की उम्मीद तो नहीं थी, तो आप लोग जहाँ जीतते हैं वहाँ पर ईवीएम कैसे अच्छी हो जाती है? फिर ये विरोधाभास जब आएगा तो कैसे बात आगे बढ़ेगी? बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें कहता हूँ, क्योंकि जो चालाक होता है ना, वो कहीं ना कहीं दाने छोड़ता है। उत्तराखंड में बीजेपी का प्रचंड बहुमत दिखता है, मुख्यमंत्री हार जाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिखता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री हार जाते हैं। इस पर भी तो गौर कीजिए, आखिर ऐसा क्यों है? जिस मुख्यमंत्री के नाम पर उत्तराखंड में जीत हासिल होती है, वो मुख्यमंत्री अपने यहाँ भुवन कापड़ी से हार जाता है, पहली बार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति से। तो बीजेपी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम करती है, और लोगों में विश्वास हो इसलिए अपने मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री को हरा देती है। उसी तरीके से एक आध स्टेट दे दो, बाकी स्टेट उत्तराखंड में तो सीएम हारते रहे, आपके भी सीएम हारे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना कि डिज़ाइन होता है हर चीज़ का, और आने वाले समय में चीज़ें बाहर आएंगी। आप कह रहे हैं कि डिज़ाइन होती चीज़ें पक्षपातपूर्ण है, विपक्ष की सरकार सुनती नहीं, और सरकार करे कि हम समान नागरिक संहिता लेकर आ रहे हैं, सबको समान तरीके से हम देखेंगे।
आज 42 हाई कोर्ट के वकीलों ने, पूर्व जजेस ने लिख के एक दस्तावेज, ओपन दस्तावेज दिया है जिसमें उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने जो उत्तराखंड में हुए दंगे उसका भी जिक्र किया है और इस पर घोर आपत्ति। और मैंने भी प्रेस करके ये कहा था, हमारे यहाँ थारू रहते हैं, हमारे यहाँ बुक्सा रहते हैं, हमारे यहाँ जनजातियों में अनेक किस्म के उनके रूल्स रेगुलेशंस पुराने पौराणिक चले आ रहे हैं। उनके यहाँ ज़मीनों को खरीद फरोख्त की बिल्कुल मनाही है। एससी की ज़मीन हम एक बार को कुछ नियम कानूनों के तहत बेच और ख़रीद सकते हैं। आप एसटी की ज़मीन को ना बेच सकते ना खरीद सकते, केवल एसटी की ज़मीन एसटी ले सकता है। उनके यहाँ शादियों के नियम अलग हैं। उनके यहाँ ज़मीन पारिवारिक रूप से किसके नाम पे चढ़ेगी मृत्यु के बाद, इसके नियम अलग हैं। तो क्या इनकी एक रिसर्च हो गई है? क्या उनसे बातचीत हो गई है? और क्या ये स्टेट का सब्जेक्ट है? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल वोट के लिए लोगों का समर्थन जताना, पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए काम करना, स्टेट की और राज्य की और देश की चिंता ना करना, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए अधिवक्ता जैसे लोग जो समाज के लिए चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनका सामने आना गैर राजनीतिक रूप से ये इंगित करता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो क्या ये बातें सरकार को आप लोगों ने आपत्ति जताई, क्या क्या खतरे हो सकते हैं? निश्चित ही बार बार हम लोग उनसे कह भी रहे हैं, हाउस में भी हमारे विधायकों ने इन बातों को रखा है, लेकिन सरकार है साहब, जो चाहे वो करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।